हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे यार। आप लोग एग्जाम का तैयारी एकदम बेस्ट टू बेस्ट कर रहे होइएगा। और हम आपके लिए लगातार क्रैश कोर्स सीरीज में लेकर के आ रहे थे क्लास 10 का हर एक टॉपिक पे, हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो सारी मेजर टॉपिक आपको मैं कवर करा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ बच्चों तो सामाजिक विज्ञान का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीवीआई पूरा पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है इस सेशन में। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में पूरा शेयर कर दीजिए ताकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो सब तक पहुंच जाए और अधिक से अधिक मार्क्स अपने बोर्ड में गेन करने का मौका पाए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको क्या कराने वाला हूं तो सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेंगे और टकराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। ओके, और इस चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना समय गंवाए। पहले पढ़ते हैं, बहुत ही कम समय आपका एग्जाम का बचा है। 15 फरवरी से स्टार्ट है और आज आपका 6 जनवरी है, तो आप लोग को मेहनत करने की बहुत जरूरत है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट होगा आपके क्लास 10 का दृष्टि से, जो कि आपको देखना ही देखना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या लिया है मैंने। देखिए क्वेश्चन है बहुत ही सुंदर सा है, बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और जहां तक मुझे याद है कि ये 2022 में पूछा गया सवाल है। कब? 2022 में। तो कोई चीज का इंपॉर्टेंट कब होता है? जब उसका ईयर हमें पता रहता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि 2022 में पूछा गया सवाल है और क्वेश्चन पढ़िए कि क्या है। कहता है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अवशिष्ट राष्ट्रपति कौन थे बच्चों? आपका ऑप्शन नंबर ए है एन क्रम, ऑप्शन नंबर बी है जनरल पिनोसे और ऑप्शन नंबर सी है नेल्सन मंडेला। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसको याद करना है आपको और मेरे साथ रिपीट करना है। जब हम रिपीट करेंगे तो आप भी मेरे साथ रिपीट करिए ताकि आपको यही याद हो जाएगा, आपको कहीं और समय देने की जरूरत नहीं होगा, है ना। चलिए, क्या कह रहा था क्वेश्चन कि दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका क्या है? एक देश है ना। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अवशिष्ट राष्ट्रपति कौन थे? तो बच्चों कौन थे? नेल्सन मंडेला। कौन थे? नेल्सन मंडेला। आई होप कि याद हो रहा होगा, याद हुआ ये क्वेश्चन। आगे बढ़े, चलिए हर एक क्वेश्चन होगा एक इंपॉर्टेंट होगा, वीवीआई क्वेश्चन होगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? कहता है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ? ठीक है, तो भारत भी आजाद हुआ, ठीक है, उसी प्रकार बांग्लादेश भी आजाद हुआ, उसी प्रकार श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो श्रीलंका कब आजाद हुआ बच्चों? तो 1948 ईस्वी में। 1947 में भारत आजाद हुआ था और 1948 ईस्वी में श्रीलंका भी आजाद हो गया था। समझ आ रहा है? चलिए, समझ आ रहा है तो लिखिए हाँ गुरुजी, और ये भी लिखिए कि याद भी हो रहा है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस, इसमें याद करना होता है, थोड़ा सा बात को ध्यान में रखना होता है। मैथ तो है नहीं कि फार्मूला हम लोग देखेंगे और फार्मूला से हम लोग अनेक सारे क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो सोशल साइंस है, सोशल साइंस को समझना है, थोड़ा सा याद करना है, माइंड को सेटअप करना है ना बात। चलो देखो बच्चों, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? कहता है कि समता पार्टी, ठीक है, समता पार्टी एक है, समता पार्टी की विलय किस राजनीतिक दल में हुआ है? ठीक है, तो देखिए समता पार्टी क्या है? एक पॉलिटिकल पार्टी है ना, राजनीतिक दल है। तो इसका विलय किस में हुआ था? तो जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। किसमें? जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डायरेक्ट याद करिए हमारे साथ। देखिए समता पार्टी की विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था बच्चों? किस राजनीतिक दल में हुआ था? तो जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। किस में हुआ था? जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। हमारे साथ बोलिए, अभी यहां पे याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब आपके बारी आ गया है एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स को गेन करने का। तो यहाँ पे अगर सही से दिमाग लगाकर बात को ध्यान में रखिएगा, तब जाके आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनाइएगा, तब जाकर अच्छे से मार्क्स गेन होगा, है ना। और बहुत ही अपॉर्चुनिटी भरा होता है सोशल साइंस, इसमें मार्क्स उठाना बहुत जरूरत होता है बच्चों। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? कहता है कि निम्न में से कौन नगर निगम के
आय का स्रोत नहीं है। ठीक है, नहीं कह रहा, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो पहला है मकान कर, ठीक है, आय कर। देखिए ध्यान रखिएगा बच्चों, और जल कर और शौचालय कर, तो इसमें कौन होगा? आय कर। नगर निगम के अंदर कौन नहीं आएगा? तो आयकर नहीं आएगा। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए कह रहा था कि निम्न में कौन नगर निगम के आयकर स्रोत नहीं है? ठीक है, नहीं है, तो कौन होगा? आयकर। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 5 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन पंचायत की क्या कर रहा था? व्यवस्थापिक सभा है। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चा कि निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिक सभा है? तो क्या होगा? ग्राम सभा। ठीक है, कौन होगा? ग्राम सभा। तो पंचायत में जो सभा होता है उसको क्या कहते हैं? ग्राम सभा कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। देखो बच्चों, यहाँ पे 6 नंबर सवाल क्या है? कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करती है? कौन करती है? तो ध्यान में रखना बच्चा कि राज्यपाल क्या होता है? जिस प्रकार से हमारे देश में राष्ट्रपति होते हैं ना, उसी प्रकार से हमारे देश के अंदर एक राज्य होता है। राज्य कैसे? जैसे कि हमारा एक बिहार राज्य है, तो राज्य में जो राष्ट्रपति जैसा होता है ना, उसको हम लोग राज्यपाल कहते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्लियर? चलो आगे बढ़े। देखो बच्चों, एक बार फिर से देख लो कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहां बच्चों 7 नंबर सवाल है कि स्थानीय स्वशासन यज्ञ के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए याद रखिएगा कि अनुच्छेद 40। ठीक है, तो ये जो बात है स्थानीय स्वशासन यज्ञ के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में बच्चों? अनुच्छेद 40 इज राइट। चलो आगे बढ़े। देखो बच्चों, यहां पे 8 नंबर सवाल है। क्या कहता है कि ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं? तो देखिए ऑप्शन है आपको दीवानी मामले का, ठीक है, फौजदारी मामले का, या ए और बी दोनों। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो कचहरी होते हैं उसमें क्या होता है? इस सब मामले सुलझाए जाते हैं। ठीक है, तो ए बी दोनों होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। अब देखो बच्चों 9 नंबर सवाल है यहां कि निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्रमाण है? ठीक है, तो निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्रमाण है, जिससे लोकतंत्र हमें दिखेगा कि हाँ लोकतंत्र है हमारे देश में? तो कहता है सरकार, 1 नंबर ऑप्शन, न्यायपालिका या राजनीतिक दल। तो देखिए हमारे जो निम्न में से कौन लोकतंत्र की प्रमाण है, तो हमारा जो लोकतंत्र का प्रमाण है एक तरह से किससे है? तो राजनीतिक दल से है, पॉलिटिकल पार्टी से है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों 10 नंबर सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सब है, इसको ध्यान से देखिए, जरा भी स्किप मत करिए, पूरा ध्यान से हमारे साथ बने रहिए, आपको पूरा याद करा दूंगा दोस्तों। ठीक है, चलो देखो 10 नंबर सवाल क्या है कि भारतीय कम्युनिटी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है बच्चों, क्या कह रहा था कि भारतीय कम्युनिटी पार्टी है, उसका स्थापना कब हुआ था? तो 1925 में। याद रखना, कब? 1925 में। ठीक है, कब हुआ था बच्चों? तो कम्युनिटी पार्टी का स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था। अब देखो बच्चों 11 नंबर सवाल क्या है? कहता है कि किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? ठीक है, किसने कहा बच्चों? तो याद रखना बच्चों, क्या है? अरस्तु, अब्राहम लिंकन या रूसो या होगल। तो कौन है? अब्राहम लिंकन ने कहा था बच्चों क्या कि लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हुआ तो बोलो हाँ गुरुजी हमें याद हो रहा है। ठीक है, आगे भी अपने इस प्रकार से हमें बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दीजिएगा। ठीक है, लिखो बच्चों कमेंट में ये बात लिखो ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े। ओके, देखो बच्चों यहाँ पे 12 नंबर सवाल है। कहता है कि भारत में कौन शासन प्रणाली है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है ना। देखो भारत में कौन सा शासन प्रणाली है? कहता है कि अक्षेपीय
व्यवस्था या राजाशाही व्यवस्था या तानाशाही व्यवस्था या संसदीय व्यवस्था। तो हमारे जो भारत चलता है वो सांसद जो में होता है, जो उस पर चलता है, यानी कि संसदीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी। बोलो समझ आया कि नहीं आया? भारत में कौन शासन व्यवस्था है बच्चों? तो संसदीय व्यवस्था है। क्या? संसदीय व्यवस्था है। ओके चलो देखो बच्चों, यहाँ पे 13 नंबर सवाल क्या कहता है कि भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, यानी कि क्या है। ठीक है, तो बच्चों आप सभी का ऑप्शन है 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष और 25 वर्ष। इसका सही उम्र क्या होगा बच्चों? 18 वर्ष। कितना? बेसिकली बहुत ही साधारण क्वेश्चन था, लेकिन आपके एग्जाम में हमेशा रिपीट करता है, हो सकता है कि इस बार भी आए, इसलिए आपको ध्यान देकर के इसको पढ़ना है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। देखो बच्चों 14 नंबर सवाल क्या कहता है कि लोकतंत्र की सफलता किस चुनौती है? लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। देखो बच्चों, लोकतंत्र की सफलता कब होगा? जब हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे गांव में, हर जगह लोग क्या होगा? पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, तब जाके लोकतंत्र का क्या होगा? हमारे देश में विकास होगा, है ना। तो लोकतंत्र की चुनौती सबसे बड़ा हो सकता है कि पढ़ाई होगा। जातिवादी जो सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है, उससे लोग हट जाए, यानी कि उसको कोई मतलब उससे कोई लगाव नहीं रहे, ठीक है, तब जाके क्या होगा? सब ठीक रहेगा, है ना। तो लिखता है कि अफसरशाही। तो देखिए हमारे देश में क्या है? अफसर लोग भी है, ठीक है। तो लोकतंत्र की सफलता की चुनौती अफसरशाही है, ठीक है। अशिक्षा का अभाव कितना बड़ा पड़ता है ना। और जातिवाद, देख समझ रहे हो ना, जातिवाद कितना अधिक बुरा चीज है ना। और इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा सही, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब देखिए 15 नंबर सवाल है बच्चों, कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में आपातकालीन की घोषणा हुआ था, कब हुआ था? तो 1975 ईस्वी में। भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कब हुआ था बच्चों? बताओ। 1985 ईस्वी में। इज राइट। आगे बढ़े चलो। देखो बच्चों यहाँ पे 16 नंबर सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। कहता है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का जो निर्माण होता है वो कहाँ करना चाहिए? ठीक है, तो देखो बच्चों आपके ऑप्शन से समझ आएंगे। कहता है कि सागर तट के निकट, ठीक है, ये तो हमें समझ नहीं आ रहा। सागर तट के निकट कभी भूकंप वाले क्षेत्र में करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। कहता है कि सागर तट से दूर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सागर तट से दूर, यानी कि सुनामी जहां आएगा वहां पे सागर तट से हमें दूर घर बनाना चाहिए। इज राइट। चलो देखो चलो अब 17 नंबर सवाल है, कहता है कि सुखाड़ का कारण है। अब सुखाड़ के कारण क्या होगा? जल का अभाव, ठीक है, मिट्टी की नमी का अभाव। तो जल का अभाव सुखाड़ का सबसे बड़ा कारण होगा बच्चों, जल का अभाव। क्या? जल के अभाव, ठीक है, समझ आ रहा है ना। चलो हमारे साथ बोलते हुए चलो, आपको पूरा याद हो जाएगा। 18 नंबर सवाल देखो बच्चों, क्या कहता है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो संचार का, संसार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है बच्चों क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब देखिए 19 नंबर सवाल क्या है कि बाढ़ का प्रमुख कारण है, ठीक है, बाढ़ का प्रमुख कारण है जल की अधिकता, ठीक है, नदी तट पर मलबों का निक्षेपण, ठीक है, वर्षा की अधिकता, ठीक है, इनमें सभी। तो बाढ़ आने का जो कारण होगा वो क्या होगा? इनमें से सभी होगा, ठीक है ना। वो जल की अधिकता भी होगा, नदी तट पर मलबों का निक्षेपण भी होगा और वर्षा की अधिकता भी होगा। ये सब कारण क्या होगा? बाढ़ के आने का कारण बन सकता है। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों इनमें सभी होगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए जरा 20 नंबर सवाल क्या लिखता है कि भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की जो आकृति है कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप क्षेत्र में क्या होना चाहिए? चरकोल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? चरकोल होना चाहिए, ठीक है। तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसा होना चाहिए? चरकोल होना चाहिए, ठीक है, चरकोल। ओके चलो
अब देखो बच्चों, यहाँ पे 21 नंबर सवाल है, कहता है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य है, कौन सा है बच्चों? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक या ओडिशा, झारखंड या महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा ओडिशा। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन है? ओडिशा। कौन है? ओडिशा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 22 नंबर सवाल कहता है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बहुत ही कॉन्सेप्ट भरा है, सब आपको देखते हुए चलना है। 23 नंबर क्या कहता है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो याद रखना बच्चों, कितने? 18। कितने? 18। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रही है बच्चों? कितने? 18। ओके, 18। समझ आ गए ना? चलो देखो बच्चों, यहाँ 24 नंबर सवाल क्या कहता है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी तट पे है? तो महानदी या गोदावरी या दामोदर या सतलज। तो कहाँ होगा? महानदी। कहाँ? महानदी। ठीक है, तो हीराकुंड परियोजना जो है बच्चों किस नदी पर है? तो महानदी। क्लियर है? चलो अब देखो बच्चों, यहाँ पे 25 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? आपका ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या इनमें सभी। तो इनमें से सभी होगा आपको क्या? तो निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो इनमें से सभी होगा। क्लियर है? चलो अब बताओ, यहाँ 26 नंबर सवाल है, कहता है कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है कल्पाक या कया या नरोला या तारापुर। तो याद रखना, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ है? तो आपको तारापुर में है। कहाँ है? तारापुर में है। ठीक है, चलो अब देखिए, यहाँ पे 27 नंबर सवाल है, कहता है कि मणिकर, ठीक है, मणिकर भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है बच्चों? तो किस राज्य में है? पंजाब, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश या मणिपुर। तो इसका आंसर होगा बच्चों हिमाचल प्रदेश। कहाँ? तो मणिकर भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं ना? चलो अब देखो बच्चों, यहाँ पे 28 नंबर सवाल कहता है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सिंदरी आपको सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है मेरे लिए। ठीक है, तो सिंदरी किस उद्योग के लिए माना जाता है बच्चों? तो सीमेंट उद्योग के लिए। समझ आ रहे हैं ना बात को? चलो वीडियो शेयर करते रहो, और इस वीडियो पर अगर नए हो तो आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, और आपको बेल आइकन दबाना मत भूलना है, ताकि मैं जैसी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम जाए। ठीक है बच्चों, और दोस्तों में पहले शेयर कर दो, है ना? चलिए अब देखिए, यहाँ पे 29 नंबर सवाल है बच्चों, एशिया में सबसे पुराना रेलवे कार्यशॉप कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपको चित्तरंजन लोकोमोटिव या नागपुर रेलवे वर्क या जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। तो एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है बच्चों? बताओ। जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, है ना? चलिए अब देखिए, यहाँ पे 30 नंबर सवाल कहता है कि सिलिकॉन शहर के नाम पर कौन प्रसिद्ध है? तो सिलिकॉन शहर के नाम पे आपको बेंगलुरु प्रसिद्ध है। कौन है? बेंगलुरु। सिलिकॉन शहर के नाम पे कौन प्रसिद्ध है बच्चों? बेंगलुरु। क्लियर? चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे 31 नंबर सवाल है, कहता है कि मंदार पहाड़ी किस जिले में स्थित है? मुंगेर या भागलपुर या बंका या बक्सर। तो मंदार पहाड़ी किस जिले में स्थित है बच्चों? तो बंका। कहाँ? बंका। ठीक है, चलिए
अब देखिए 32 नंबर सवाल है, कहता है कि सासाराम नगर का विकास हुआ, ठीक है, प्राचीन युग में या मध्य युग में या आधुनिक युग में या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बच्चों प्राचीन युग में, ठीक है। तो सासाराम नगर जो है इसका विकास कब हुआ है बच्चों, तो प्राचीन युग में, याद रखिएगा, है ना। चलिए अब देखिए 33 नंबर सवाल है, कहता है कि राष्ट्रीय जल मार्ग है राष्ट्रीय जल मार्ग पूछ रहा है ना, सदिया से बुधरी तक या इलाहाबाद से हलिया तक। तो इलाहाबाद से हलिया तक राष्ट्रीय जल मार्ग कहाँ है, इलाहाबाद से हलिया तक। राष्ट्रीय जल मार्ग एक कहाँ से है, तो इलाहाबाद से हलिया तक है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहां बच्चों देखिए 34 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो उपभोक्ता उद्योग देखिए पेट्रोल सराय या पेट्रो सराय या इस्पात या चीनी उद्योग। तो इसमें कौन होगा उपभोक्ता, चीनी उद्योग होगा, ठीक है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो चीनी उद्योग होगा, ठीक है। समझ आ रही ना बात, हाँ क्यों नहीं आएगा भाई। चलो देखो यहाँ पे 35 नंबर सवाल है, कहता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है, बिहार में है, असम में है या गुजरात में है। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में होगा। कहाँ, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चों, तो गुजरात में है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, डी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चों, गुजरात में। क्लियर है। चले देखिए यहाँ पे 36 नंबर सवाल है, कहता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो रियो डी जेनेवा में। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेवा में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था बच्चों, रियो डी जेनेवा में। क्लियर है। आगे देख लीजिए। अब यहाँ पे 37 नंबर सवाल लिखता है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है। निम्न में से कौन खरीफ फसल है, तो गेहूं, चना, मटर, कपास। तो ये जो तीन है बच्चों ये आपका खरीफ नहीं है। कौन सा है, ये खरीफ फसल नहीं है, ये आपको खरीफ फसल होगा कपास, ठीक है। निम्न में से कौन खरीफ फसल है, खरीफ फसल कपास होगा और बाकी सब कौन हो जाएगा आपको। तो आप सभी लोग जान जाइए कि इसमें जो गेहूं है, चना है, मटर है, इस सब को हम लोग क्या कहते हैं, खरीफ फसल नहीं कहते हैं, और उसको बोलते हैं, बहुत ही प्यारा नाम होता है, और जब याद आएगा तो बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो निम्न में से कौन खरीफ फसल है, तो खरीफ फसल आपको क्या होगा, कपास होगा। क्लियर है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों कि बाघ को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो पंडित नेहरू ने कहा था। बाघ को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो पंडित नेहरू ने कहा था। क्लियर है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है। तो मरुस्थलीय मृदा आपको राजस्थान में मिलती है। कहाँ मिलती है, राजस्थान में मिलती है। मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है, राजस्थान में मिलती है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों 40 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है। तो भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है, तो बच्चों उत्तर रेलवे या पूर्व रेलवे या मध्य रेलवे या उत्तर पूर्वी रेलवे। तो इसका कौन होगा, उत्तर पूर्वी रेलवे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है बच्चों, बताइए कौन है, उत्तर पूर्वी रेलवे। तो इस प्रकार से पूरे 40 क्वेश्चन होते हैं खत्म, यानी कि क्लियर, कंप्लीट। और इस प्रकार से अगर आप कर लेते हैं तो इसमें से जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराया हूं ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में 100% टकराएंगे ही टकराएंगे, ठीक है। तो आने का बहुत संभावना है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत बधाईवाद। और आप लोग को पूरी ये क्वेश्चन याद हुआ होगा, ठीक है। तो आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए, तब जाके आपको अधिक से अधिक मार्क्स गेन कर पाइएगा, क्योंकि क्लास 10 का मार्क्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। कौन सा टॉपिक आगे बार में कवर करें ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।